हेलो नमस्कार, मैं मणिकांत श्रेय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग उपस्थित हैं इकोनॉमिक्स आर पार में, है ना। तो आज हम लोगों का जो निगाहें होगी वो कहीं और रहेगा, यानी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पर हम लोग 69th के लिए इकोनॉमिक्स को देखेंगे कि इसमें हमने दिया है कि क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा सकता है। आपका थंबनेल पर दिखा होगा कि इकोनॉमिक्स में अभी तक बीपीएससी की निगाहें कहाँ कहाँ रही है ना। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर निगाहें रखेंगे, लेकिन निशाना कहाँ रहेगा, 69th के एग्जाम पर, है ना। तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना के तर्ज पर आज हम लोग क्लास चलाने वाले हैं। और हम लोगों का जो क्लास आज स्टार्ट होगा वो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों के इर्द गिर्द हम लोग जाएंगे। प्रश्न प्रीवियस ईयर का रहेगा, हम लोग उसके आधार पर उन प्रश्नों को हल करते हुए उससे रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे कि और कहाँ तक जा सकती है बीपीएससी का निगाहें, है ना। तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। तो यहीं से करते हैं आज की जो ये इस क्लास की शुरुआत। ये क्लास हम लोगों का मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स की क्लास आप लोगों के लिए नहीं लाया गया था, तो इकोनॉमिक्स की क्लास आप लोगों के लिए आ गया है और आप लोग इसे एग्जाम टाइम में भी रिवीजन करके जा सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल अपडेट आपको मिलने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि इस क्लास में इकोनॉमिक्स, मैंने अभी भी बताया आपको कि इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम देखेंगे, लेकिन उनके साथ साथ नई चीज़ों को देखेंगे। अगर उसमें किसी एक योजना का जिक्र हुआ तो अभी संभावित कौन कौन योजनाएं हो सकती है उन चीज़ों पर जिक्र करेंगे। अगर वहाँ राजकोषीय घाटा पूछा गया तो अभी का राजकोषीय घाटा क्या है, या बजट में कुछ अन्य प्रावधान जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लाया गया है। तो इन सभी तर्ज पर हम लोग तैयार किए इस क्लास को। तो आप लोग इसे इस क्लास के तरह और भी अगर आपको क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। आपके लिए एक और क्लास लाया जा सकता है बीपीएससी 69th के लिए, है ना। तो इकोनॉमिक्स का ये क्लास है। अगर एक्स्ट्रा क्लास आपको और भी चाहिए एक क्लास, तो आप हमें कमेंट करेंगे। ये आपका है 69th बीपीएससी के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पे है, 4 विकल्प के साथ। जो आपको पता होगा कि नए जो परिवर्तन हुए हैं उसमें 4 ही विकल्प रहेगा बीपीएससी में। तो यह बिल्कुल नए पैटर्न पर 4 विकल्प के साथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 69th बीपीएससी के लिए श्रेय आईएएस लाया आपके लिए बिल्कुल मुफ्त। आप आ सकते हैं 17 सितंबर और 21 सितंबर को, 2 और टेस्ट बचा हुआ है। आप यहाँ आकर के मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास को ज्वाइन, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग पधारेंगे गांधी चौक, महेंद्रू, पटना। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिख रहा होगा। इन सभी चीज़ों पर आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज होने वाला है वो आपको 17 और 21 सितंबर ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क है, आप लोग कोई भी आकर के टेस्ट दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, वहाँ जाकर के आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहीं से हम लोग करते हैं आज के क्लास की, यहीं से शुरुआत। इसका जो टाइमिंग रहने वाला है वो आपका 11 बजे रहेगा, ठीक है। आप 10:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे, आपको 10:30 बजे AM में यहाँ पहुँचना है। और टेस्ट बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन हॉल के माहौल में मिलेगा, ठीक है। आपके लिए आज का पहला प्रश्न है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। आपको पहला प्रश्न जो दिख रहा है ये पूछा गया 68 बीपीएससी में। तो बीपीएससी की निगाहें कृषि क्षेत्र पर हर बार रहता है। इनसे संबंधित कई और भी प्रश्न आप लोगों को प्रीवियस ईयर में देखने को मिला होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कृषि विपणन प्रणाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए सरकार नीतिगत रूप में क्या क्या पहलें की है, इन सभी चीज़ों पर हम लोगों को फोकस करना है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग पीडीएस कहते हैं ना। तो पीडीएस, उसके बाद नीचे दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीसरा है बफर स्टॉक का रखरखाव, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। तो ये प्रश्न अब जो आपका आने वाला है केवल और केवल 4 विकल्प रहेगा, लेकिन यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ आपको 5 विकल्प पर सोचना है, ठीक है। प्रश्न को किसी तरह घुमाया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो पीडीएस सिस्टम है, ये आपको कृषि के विपणन में यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बढ़ावा देगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देगा, लेकिन बफर स्टॉक का रखरखाव यह भी आपको देगा। तो यहां से अगर बात करें कृषि विपणन और क्या क्या चीज, क्या इन्हीं 3 चीजों पर हम लोग रह जाएंगे? नहीं। तो सरकार कृषि को मार्केट यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई अन्य नीतिगत पहल भी चलाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नाबार्ड की स्थापना की गई सरकार के द्वारा। ये जो नाबार्ड की स्थापना की जाती है सरकार के द्वारा 1982 ईस्वी में, यह कृषि क्षेत्र में लोन वितरण करता है, जो कि कृषि विपणन में भी काम आएगा, आपको आएगा। इसमें आप देखते होंगे एमएसपी तो आपने देखा, बफर स्टॉक भी आप लोगों ने देख लिया, बफर स्टॉक जो कि आपको ऑप्शन में भी दिया जा चुका है। इसके अलावा देखेंगे ई नाम, आप लोगों ने सुना होगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी एकीकृत
बाजार प्रणाली के तहत पूरे भारत के सभी मंडियों को, लगभग हजारों मंडियों को एकीकृत करके एक पोर्टल के अधीन लाया गया जिसका नाम है ई नाम, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा नाफेड को भी देखे होंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा इसमें इस क्षेत्र में और भी चीजें यहाँ आपको दिख जाएगा, है ना। तो और भी चीजें, अगर कृषि क्षेत्र में कुछ और भी योजनाएं सरकार चला रही, इसके अलावा जो ई नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नाम का फुल फॉर्म आपको पूछेगा तो आप लिखेंगे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये है आपका, इसमें एकीकृत बाजार प्रणाली यानी वन नेशन वन मार्केट के सिद्धांत पर यह काम करता है ई नाम। उसके बाद एफपीओज का गठन किया गया, फार्मर प्रोडक्शन। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठन ऑर्गेनाइजेशन, यह है एफपीओज। उसके बाद अगर बात करें नाबार्ड का गठन 1982 में होता है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। किस पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर किसका गठन होता है? नाबार्ड का। और नाबार्ड का फुल फॉर्म ये है नेशनल, नाबार्ड जो आप लिखते हैं इंग्लिश में, ये नाबार्ड तो इसके फुल फॉर्म में भी ही छुपा हुआ है आपका, किसके लिए है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये कृषि और ग्रामीण विकास को समर्पित है ये नाबार्ड। क्या है? कृषि क्षेत्र में लोन देने वाली सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था कौन है? नाबार्ड है। अगर बात कर लें एमएसपी सरकार जारी करती है, एफआरपी जारी करती है, ये भी आपको कृषि विपणन, ये जो चारों फैक्ट आपको दिख रहा है ये कृषि विपणन में प्रयोग आता है, कृषि विपणन के अंदर आएगा। किसमें? विपणन का मतलब ही होता है, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार एमएसपी जारी करती है। आप लोगों ने सुना होगा ये एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम प्राइस, यानी कि आपको यहां देखिए एमसीपी लिख दिया गया है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना। तो सरकार कहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये हो जाता है आप फलाने फसल का अगर उत्पादन करते हैं तो न्यूनतम रूप में हम इतने में आपका सामान खरीद लेंगे, यानी आपके उत्पाद को हम कम से कम इस मूल्य पर खरीदेंगे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब हो जाता है कि सरकार आपको आश्वासन देती है कि बाजार में अगर दर इसका कितना भी नीचे गिर जाए हम कम से कम इस दर आपके उत्पाद को खरीद लेंगे, यानी किसानों को एक तरह का सिक्योरिटी मिल जाता है। तो एमएसपी जारी किया जाता है। और एफआरपी की बात करें, अगर एमएसपी एफआरपी की बात कर लें थोड़ा सा यहां आकर के, इससे भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। एक बार आपसे पूछा गया कि एमएसपी कौन जारी करती है, तो भारत में जो एमएसपी जारी करने वाली संस्था है उस संस्था का नाम है सीएसीपी। कौन है? सीएसीपी। तो ये सीएसीपी, इस संस्था का गठन कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था और इसका नाम था उस समय कृषि मूल्य आयोग। क्या नाम था? कृषि मूल्य आयोग के नाम से यह गठित हुआ था। कृषि मूल्य आयोग के नाम से यह संस्था 1965 में गठित होती है। इसका नाम 1985 में बदल करके, इसी का नाम 1985 में बदल करके क्या कर देता है, किया जाता है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या होता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इसी को हम लोग कहते हैं सीएसीपी। क्या कहते हैं? सीएसीपी, यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये हो जाएगा आपको कॉस्ट प्राइस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, यानी सीएसीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये क्या करती है? एमएसपी जारी करती है। तो एमएसपी जारी करता कौन हो गया? एमएसपी जारी करता जो हो गया आपका सीएसीपी हो गया। अब इसमें बात करें कि 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है भारत में। 23 फसलों के लिए एमएसपी जारी की जाती है। कितने फसलों के लिए? 23 फसलों की। अब बात करें एफआरपी क्या होता है? एकमात्र फसल है, याद रखेंगे, एकमात्र फसल है जिसका नाम है गन्ना। एकमात्र फसल है जिसका नाम क्या है? गन्ना। और गन्ना के लिए एमएसपी न जारी करके सरकार क्या करती है? गन्ना के लिए एमएसपी नहीं जारी होती है, गन्ना के लिए क्या जारी होता है? एफआरपी। क्या होता है? एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। क्या होता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं उचित एवं लाभकारी मूल्य। क्या कहते हैं? उचित एवं लाभकारी मूल्य। उचित एवं लाभकारी मूल्य किसके लिए? केवल और केवल गन्ना के लिए जारी किया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है एमएसपी के बारे में।
यहाँ और कुछ बचा था क्या, एमएसपी एफआरपी हो गया, नाबार्ड भी हो गया, तो ये सब था। अगर बात कर लें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि से संबंधित और भी जो आपको पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, यानी ये बीमा नाम ही है इंश्योरेंस, फसल का इंश्योरेंस, किसका, किसानों को सुरक्षा देने के लिए फसल का भी इंश्योरेंस। आप लोग सुने होंगे कि व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है, यहाँ फसल का इंश्योरेंस होता है। फसल कितने तरह के होंगे, तो खरीफ हो सकता है, आपका खरीफ फसल हो सकता है, आपकी रबी फसल हो सकती है, या फिर कोई व्यावसायिक फसल होगा। क्या होगा, व्यावसायिक फसल की बात कर लें तो व्यावसायिक फसल में सरकार कहती है अगर आपको नुकसान हो जाता है, 40% से ज्यादा नुकसान अगर होता है तो हम आपको 5% अनुदान देंगे। कितना देंगे, 5% अनुदान देंगे। रबी में कितना देंगे, तो रबी में आपको दिया जाएगा, रबी फसल में आपको दिया जाएगा 1.5%। कितना, 1.5%। खरीफ में कितना दिया जाएगा, 2%। ये अनुदान दिया जाएगा, यानी आपके इंश्योरेंस हो गए फसल का। अगर फसल आपका क्षति होता है तो इतना % हम आपको, जितना आपका लागत आएगा उसका इतना % हम आपको वापस भी देंगे। यानी सरकार सिक्योरिटी देती है किसके लिए, बीमा के रूप में। सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ, रबी और व्यावसायिक फसल के लिए। पीएम कुसुम योजना, इसके लिए दो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है। आपको लगेगा कि पीएम कुसुम योजना है तो किसान से संबंधित, किससे संबंधित है, किसान से संबंधित तो है, लेकिन किसान से संबंधित होने के नाते यह कृषि विभाग का न होकर के यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का है। किसका है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का है। किसका, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है पीएम कुसुम योजना। कुसुम का फुल फॉर्म होता है कृषक उत्थान, ये कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। किसका है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो किसान के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऊर्जा सुरक्षा के, क्या जुड़ा हुआ है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो किसानों को ऊर्जा सुरक्षा, इसमें क्या किया जाता है, किसानों को सोलर प्लेट प्रदान किया जाता है अनुदानित दर पर, यानी बहुत कम दर पर सोलर प्लेट दिया जाता है। यानी ऊपर सोलर प्लेट लगाकर ऊर्जा उत्पादन कीजिए और नीचे खेती कीजिए, है ना। खेती के साथ साथ सोलर प्लेट को, यानी यह क्या कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा यानी डीजल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी सोलर प्लेट से आप एनर्जी उत्पन्न कीजिए और उसी एनर्जी से आप पंपिंग सेट चलाइए, उसी एनर्जी के साथ खेती के कार्य को आगे बढ़ाइए। अगर इसमें आपको अतिरिक्त ऊर्जा की अतिरिक्त ऊर्जा अगर आप उत्पादन कर पाते हैं, सरकार यहां से खरीदती भी है। तो पीएम कुसुम योजना कृषि मंत्रालय का न होकर याद रखना है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां से आपको पता चल गया होगा, ये जो आपका प्रश्न था कि ये कृषि विपणन प्रणाली के सुधार के लिए भारत सरकार क्या क्या नीतिगत पहल अपनाई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, जो आपको कोटा के रूप में आप लोग जानते होंगे, उसको मंथली, यानी यहाँ आपको क्या मिलता है, गेहूं और चावल मिलता है। गेहूं चावल, इसमें एपीएल बीपीएल नाम सुने होंगे, गेहूं चावल और अंत्योदय के लिए अन्य चीनी वगैरह का भी व्यवस्था रहता है। ये जो आपको पीडीएस प्रणाली से मिलता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इसके लिए काम आएगा। उसके बाद बफर स्टॉक का सरकार निर्माण करती है ताकि संकट के समय में आपको वो चीज उपलब्ध कराया जा सके। तो क्या होगा आपका आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा नीतिगत पहल है, तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर आपका, यानी डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो यहाँ से हम लोग आगे चलें। आगे है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। अगर बात करें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, ये जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम है, इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम का क्या काम है, इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम यानी ये मार्केट में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ाता है। यानी कैसा कंपटीशन, तो हेल्दी कंपटीशन, जो मार्केट को ज्यादा आगे लेकर के जाएगा। यानी लड़ाई वाला कंपटीशन नहीं है, कैसा है, हेल्दी कंपटीशन है, यानी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। बाजार में क्या करती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, सरकार ये बीपीएससी आपसे क्यों पूछ रही है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो 2002 है ना, इस अधिनियम के तहत प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ये आयोग क्या काम करती है, तो इस आयोग को जो लाया गया था ना, इस आयोग को जब लाया गया था, आपको पूछा गया कि इस समिति अधिनियम को अधिनियमित करने वाली समिति कौन, मतलब किस समिति ने सुझाव दिया था। तो ऑप्शन है आपका विजय केलकर समिति, रंगराजन समिति, एसवीएस राघवन समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बात अगर कर ले प्रतिस्पर्धा आयोग, ये आयोग 2002 के एक्ट के तहत 2002 के एक्ट के तहत 2009 में गठित हुआ है। 2009 में गठन, अगर आपसे पूछे कि इसका गठन कब हुआ है, ये 2009 में हुआ है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, यानी इसकी संरचना 1+2 होती है। क्या होती है, 1+2, यानी यह व्यापार को बढ़ावा देती है, यानी भारत के अंदर व्यापार को प्रोत्साहित करता है।
व्यापार को क्या करता है, प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। इतना चीज आपको क्लियर हुआ। अब पूछा कि ये जो एक्ट लाया गया था किस समिति के सिफारिश पर, तो वो समिति था एसवीएस राघवन समिति। कौन? एसवीएस राघवन समिति। इस समिति ने कहा कि पहले से जो चल रहा है आपका चल रहा है यहाँ में कौन सा, बाजार में अवरोधक अधिनियम पहले से चलाया जा रहा था। अवरोधक अधिनियम में उसमें क्या होता था, ये आपका हो जाता है एसवीएस राघवन समिति, है ना। एमआरटीपी एक्ट, कौन सा, एमआरटीपी एक्ट। तो एमआरटीपी एक्ट जो आपका भारत में चल रहा है 1969 से, इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए किसके साथ, तो प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ। इन्होंने कहा एमआरटीपी एक्ट को समाप्त कर दिया जाए और एमआरटीपी एक्ट के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या लाया गया, CII, यानी ये आया गया आपका कौन सा, ये प्रतिस्पर्धा आयोग आया। कौन सा आया, प्रतिस्पर्धा आयोग। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि एमआरटीपी एक्ट 1969 के स्थान पर ये प्रतिस्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग लाया गया। किस समिति की सिफारिश पर, तो एसवीएस राघवन समिति। कौन, एसवीएस राघवन समिति। कब गठित हुआ था, 2002 में इसका सिफारिश आया। अब इसके बारे में बात करें विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर समिति आप लोग जानते हैं जीएसटी की पहली सिफारिश विजय केलकर समिति ने ही किया था। किसने किया था, जीएसटी की जो पहली सिफारिश है, जीएसटी के लिए जीएसटी सिफारिश, जीएसटी का जो पहला सिफारिश आया था, ये कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना, ये जो जीएसटी का पहला सिफारिश आया था, जीएसटी का सिफारिश, ये विजय केलकर समिति ने 2002 में इसका गठन हुआ था। 2003 में यह रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट इसका कब आया था, 2003 में आया था, ठीक है। और इसने पहली बार जीएसटी का सपोर्ट दिया, यानी इसको हम लोग विजय केलकर समिति को अप्रत्यक्ष कर से जोड़ेंगे। किससे, अप्रत्यक्ष जो कर है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन है, विजय केलकर समिति। रंगराजन समिति दो चीजों से संबंधित है। रंगराजन समिति को हम लोग गरीबी से संबंधित भी जोड़ते हैं। क्या करते हैं, गरीबी से संबंधित है रंगराजन समिति। इसी रंगराजन की अध्यक्षता में 2000 ईस्वी में एक समिति का गठन हुआ था, जिसके सिफारिश पर सीएसओ और एनएसएसओ और सीएसओ को मिला के एनएसओ गठित कर दिया गया था, ठीक है, यानी विलय किया गया था। तो एसवीएस वो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ आपका क्या हो गया, एसवीएस राघवन। अब आपसे पूछ रहा है 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है। महिलाओं का जो भागीदारी है कार्यबल में, यानी वर्किंग फोर्स में महिलाएं सबसे कम कहाँ है, बिहार में है। तो ये कह रहा है 2020-22 का एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है। यानी याद आपको ध्यान रखना है, सबसे कम कार्यबल कहाँ है महिलाओं का, वो बिहार में है। वो कितना प्रतिशत है, आपसे ऑप्शन में किया गया। तो ये आपका आंसर होगा कि 4%। ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 4% महिलाएं वर्किंग में यानी काम में भागीदारी है। यानी हम लोग का जो वर्किंग जो मतलब 14 से, जिसमें हम लोग क्या मानते हैं 15 से 64 वर्ष के लोगों को कार्यबल जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यबल जनसंख्या। इस कार्यबल जनसंख्या जिन्हें रोजगार की प्राप्ति हुई है, उसी को हम लोग इसमें शामिल करेंगे, महिला कार्यबल जो वर्किंग फोर्स के रूप में काम करती है। तो वर्किंग फोर्स में कौन, 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% ओनली शहरी क्षेत्र में है। कितना है, 6.4, यानी ये राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है बिहार में महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा यहाँ से आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना, बात आया पंचवर्षीय योजना नियोजन की, तो आपको पता होगा आज़ादी के जस्ट बाद हम लोग नियोजित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़े थे, जिसका संचालन योजना आयोग के मतलब सिफारिश पर होता था, और योजना आयोग को भी भंग कर दिया गया और पंचवर्षीय योजना भी अब समाप्त हो गई है। तो पंचवर्षीय योजना, भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाया गया है टोटल। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जानेंगे, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं और भी। तो पूछा गया है कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। मानव संसाधन विकास तब होगा, मानव संसाधन विकास तब होगा ना, मानव संसाधन का विकास तो तब होगा जब मानव को हम कुशल बनाएंगे, उसको हम रोजगार का सृजन करवाएंगे, रोजगार सृजन कराएंगे। जब हम गरीबी हटाएंगे, जब हम क्या करेंगे, गरीबी का उन्मूलन करेंगे, गरीबी उन्मूलन करेंगे। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कहाँ आने वाले हैं ना। तो आपसे पूछा गया पंचम पंचवर्षीय योजना, प्रथम तृतीय उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ आ जाइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो संबंधित था, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना तो कृषि पर फोकस किया गया था ज्यादातर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ तृतीय लिखा हुआ है। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किससे था, भारी उद्योग पर आधारित था। किस पर था, भारी उद्योग पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम लोग क्या नाम दिए थे, हेरोड डोमर मॉडल। कौन सा, हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल कहते थे प्रथम पंचवर्षीय योजना को।
और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, यानी ये सेकेंड वाला जो पंचवर्षीय योजना है, इस सेकेंड पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल कहते थे। क्या कहते थे? महालनोबिस मॉडल पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था, इसीलिए पीसी महालनोबिस के याद में महालनोबिस मॉडल इसे कहते हैं। और यह भारी उद्योग पर केंद्रित था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर था? कृषि पर। सॉरी, आपको पंचम में लिखा गया, ये कृषि पर संबंधित था, इसी को हम लोग हेरोल्ड डॉमर मॉडल कहेंगे। अगर आपको अब ऑप्शन में क्या दिया है? पंचम पंचवर्षीय योजना। इस पंचम पंचवर्षीय योजना का ही क्या था? उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। क्या था? गरीबी उन्मूलन का। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में अन्य वर्षों में कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो ये पंचवर्षीय योजना था। कौन सा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन यही तो मानव संसाधन विकास को दिखाएगा। जहां आप गरीबी उन्मूलन करेंगे, इसका मतलब रोजगार सृजन करने वाले हैं, आप गरीबी उन्मूलन करने वाले हैं, तो इसी से तो मानव संसाधन का विकास होगा। क्या होगा? मानव संसाधन का विकास होगा। तो मानव संसाधन के विकास के लिए वो आपका इंपॉर्टेंट था। कौन सा हो जाएगा? पंचम पंचवर्षीय योजना। अगर यहीं थोड़ा सा बात कर लें, नियोजन की शुरुआत, भारत में नियोजन प्रथा जो चला, भारत में नियोजन का इतिहास थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने का चांस ज्यादा रहता है। हर वर्ष कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको यहाँ पंचवर्षीय योजना से आता है। भारत में नियोजन की शुरुआत अगर बात करें 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया जो है एम विश्वेश्वरैया ने पहली बार लिखा। कौन सा? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। कौन सा? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पहली बार उन्होंने लिखा। इसी में जिक्र किया कि भारत को योजनागत यानी नियोजित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो एम विश्वेश्वरैया ने। यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे आप 1938 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा पहली बार प्रयास किया गया। हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का होता है, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं ना। तो हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या कहा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करना है। क्या करना है? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करना है। और इस नियोजन समिति का गठन तो किए सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, लेकिन इस समिति का अध्यक्ष कौन हुआ? इस समिति का अध्यक्ष हुआ जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू हुए। जवाहरलाल नेहरू को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं से अगर थोड़ी सी और बात करें, 1938 के बाद 1944 में आप देखते होंगे बॉम्बे प्लान आया। ये सभी नियोजित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का हमारा विकास क्रम था। 1944 में बॉम्बे प्लान देखते हैं आप। बॉम्बे प्लान जो कि 8 उद्योगपतियों के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? 8 उद्योगपतियों के द्वारा तैयार किया गया था। बॉम्बे प्लान उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया, और ये बॉम्बे प्लान था जो 1944 में आया था। यहीं से 1945 में एक आपको जन योजना दिखेगा। 1945 में आपको जन योजना नाम का एक नियोजन दिखेगा। जन योजना पर विचार किसने दिया? जन योजना का सिद्धांत किसने दिया? ये था आप श्रमिक लीडर है, श्रमिक नेता थे आजादी के दौरान, वो थे M.N. रॉय। कौन थे? M.N. रॉय जो श्रमिक नेता थे यानी लेबर लीडर था, तो ये M.N. रॉय ने दिए जन योजना। उसके बाद 1950 ईस्वी में देखते हैं, तो 1950 ईस्वी में आपको जयप्रकाश नारायण जी देते हैं सर्वोदय योजना। कौन सा? सर्वोदय योजना। ये सभी योजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सर्वोदय योजना से भी क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ये सर्वोदय योजना किसने दिया? बिहार के जयप्रकाश नारायण दी। जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया? सर्वोदय योजना। तो जयप्रकाश जी दिए सर्वोदय योजना। यहीं तक बात खत्म नहीं हुआ। आज़ादी जैसे ही हमें मिली तो हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी की ओर आगे बढ़े, और ये हम लोग प्रेरित कहाँ से हुए? तो रूस से। रूस में इससे पहले 1921 ईस्वी में लेनिन ने सबसे पहले नियोजन की शुरुआत का, जो हमारे यहाँ शुरुआत हुआ पंचवर्षीय योजना का, नियोजन से संबंध है पंचवर्षीय योजना का। किससे? पंचवर्षीय योजना का। और इसकी प्रेरणा हम कहाँ से लिए? तो USSR यानी सोवियत रूस से लिए। सोवियत रूस से प्रेरित होकर, लेकिन हम लोगों ने केवल किस तरह की समाजवादी अर्थव्यवस्था न अपनाकर हम लोगों ने क्या बनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। क्या अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है, इसमें क्या होता है? निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र का अस्तित्व होता है। केवल निजी क्षेत्र नहीं, यानी प्राइवेट सेक्टर भी होगा, और इसमें पब्लिक सेक्टर भी होगा, सार्वजनिक क्षेत्रक भी और निजी क्षेत्रक भी होंगे। तो ये होगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहीं से बात चली, हम लोग पंचवर्षीय योजना लाना प्रारंभ कर दिए। इसी की तरह से हम लोगों ने टोटल पंचवर्षीय योजना की अगर बात कर लें, पंचवर्षीय योजना इसी में हम लोग समाप्त कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना टोटल 12 लाए गए।
12 पंचवर्षीय योजना आया और 12 पंचवर्षीय योजना में कुछ कुछ योजना अवकाश भी आया। क्या आया? रोलिंग प्लान भी आया। आप लोगों को याद होगा, सब चीज डिटेल में अभी बताया नहीं जा सकता है। रोलिंग प्लान कब से कब तक माना जाएगा? तो रोलिंग प्लान जो था आपका, रोलिंग प्लान, तो ये आपका रोलिंग जो प्लान हम लोग बोलते हैं, रोलिंग प्लान यानी वार्षिक योजना इसमें चलाएगा 1977, 1978 और 1979। कब? 1979। ये क्या था? जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार, जिसके पहली बार मुख्यमंत्री कौन, ये प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में ये क्या किया गया कि पंचवर्षीय योजना को रोककर उसके स्थान पर एक एक साल का योजना लाया गया, जिसको क्या नाम दिया? रोलिंग प्लान। क्या नाम दिया गया? रोलिंग प्लान। तो ये रोलिंग प्लान 1977, 78, 79 में लाया गया था मोरारजी देसाई सरकार यानी जनता पार्टी की सरकार द्वारा। क्या? जनता पार्टी की सरकार। लेकिन सरकार यह 3 साल से ज्यादा नहीं चल पाई, जिसके वजह से 1980 ईस्वी में फिर से राजीव गांधी की सरकार आई और भारी बहुमत के साथ उन्होंने फिर से क्या किया कि फिर से योजना को लागू कर दिया, पंचवर्षीय योजना। लेकिन कई बार अवकाश भी देखा गया, योजना अवकाश भी। इसमें अगर बात करें योजना अवकाश जो हुआ, तो योजना अवकाश कब कब हुआ? तो योजना अवकाश आपको देखने को मिलेगा 1966 में, क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ था, आपको पता है। 1965 में हम लोगों ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ा था, 1966 हो गया, 1967 हो गया, 1968 हो गया। ये तीन एक बार छिड़ा, एक बार हुआ योजना अवकाश। फिर आप देखेंगे 1991 में, 1992 में योजना अवकाश आया। कुल मिलाकर के 5 योजना अवकाश रहा और 3 साल तक क्या चला? रोलिंग प्लान चला था। क्या चला था? रोलिंग प्लान। और 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया था। कितना? 12 पंचवर्षीय योजना। और उसमें से आप लोगों ने देखा कि कौन कौन पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिए, वो भी आप लोगों ने देख लिया है ना। यहां से थोड़ा अगर आगे बढ़ें तो भंडारी समिति किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया। तो भंडारी समिति की बात करें तो इस समिति का जो भंडारी समिति है आपका, इस समिति का गठन 1994 में किया गया था। 1994 में क्यों किया गया था? 1975 में हमारे यहाँ क्या चल रहा था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1975 से हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। लेकिन 1975 के बाद कई राजनीतिक दांव पेच की वजह से ये थोड़ा सा ठंडे बस्ते में पड़ गया था। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनर्गठन के लिए, क्या करने के लिए? फिर से गठित करना हो अच्छे से, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनर्गठन के लिए समिति का गठन किया गया। जो कब किया गया? आपका 1994 में। और किसके नेतृत्व में? तो भंडारी समिति, इसका नाम दिया गया भंडारी जी के नेतृत्व में। यह किससे संबंधित है? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। किससे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। भंडारी समिति कब गठित हुआ था? 1974 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का शुरुआत कब से हुआ था? 1975 में। बिहार में अभी आप सुनते होंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उसके बाद दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, ये सभी क्षेत्रीय बैंक हैं। क्या है? क्षेत्रीय बैंक हैं। तो ये आपका हो गया। कृषि ऋण के लिए सबसे बड़ी संस्था जो है, कृषि ऋण के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड संस्था है कृषि ऋण देने वाली सबसे बड़ी। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन था आपका? ये विजय केलकर समिति। कौन था? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति का संबंध किससे था? अप्रत्यक्ष कर से। इसी अप्रत्यक्ष कर का सीधा मतलब जीएसटी से है। और जीएसटी जो हम लोगों ने कब लाया? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। 1 जुलाई 2017 से हम लोग जीएसटी, एक देश एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स के तर्ज पर हम लोगों ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लाया। ठीक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक साथ किया गया। ठीक है, जीएसटी स्लैब में जो अभी कर का जो स्लैब है वो कितना है? 5, 12, 18 और 32। 5, 12, 18, 28 है ना। 5, 12, 18, 28% ये आपका जीएसटी स्लैब है, यानी 4 स्लैब है। इतने स्लैब के आधार पर क्या किया जाता है? टैक्स लिया जाता है आपसे। नेक्स्ट चलें। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी होगा। यहाँ जीएसडीपी, जीएसपी लिखा गया, जीएसडीपी यानी आप यहाँ लिख लें जीएसडीपी जो है आपका, यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसको कहेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो आपका है ये पूछा जा रहा है। आपका कब का पूछा जा रहा है? 2022-23 का। तो अब तो बजट आ गया 23-24 का, तो ये भी हमको ध्यान में रखना। तो उस समय पूछा गया, पिछले साल 68वीं के प्रश्न में ये पूछा गया था, 3.47 था उसका आंसर। लेकिन अगर राजकोषीय नीति, राजकोषीय घाटा की अगर बात कर लें तो राजकोषीय घाटा आपको याद रखना अभी 2 डाटा।
राजकोषीय घाटा के लिए आपको 2 डाटा कम से कम बिहार के लिए इतना याद रखना है, राजकोषीय घाटा। अच्छा यहाँ तो हम लोग फ्रेश देख लेते हैं, ठीक है। राजकोषीय घाटा की अगर बात कर लें, ये जो आपका राजकोषीय घाटा है बिहार और भारत दोनों का हम लोग यहाँ देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा एक होता है वास्तविक वर्ष के लिए 2021-22, क्योंकि अभी 23-24 का बजट आया है, 2023-24 ये अनुमानित आंकड़ा होता है। 2022-23 जो जस्ट पीछे वाला वर्ष है उसका संशोधित अनुमान है वो, लेकिन 21-22 आपका एक्चुअल डाटा है, तो 21-22 भी आपको याद रखना है। राजकोषीय घाटा अगर बिहार की बात कर लें, इसमें राजकोषीय घाटा में अगर बिहार की बात करेंगे तो 21-22 में कितना था, ये 21-22 में 3.8% था। कितना था? 3.8% था। लेकिन 23-24 के इसमें हम लोग का कितना रहने वाला है, 23-24 में हम लोग का जो रहने वाला है ये 2.9% रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 2.9%। यही अगर भारत की बात कर लें कि भारत का राजकोषीय घाटा 21-22 यानी एक्चुअल डाटा आपको पूछेगा तो या तो 21-22 पूछेगा सर्वेक्षण के हिसाब से, अगर पूछेगा बजट के हिसाब से तो 23-24। ये अनुमानित है, ये चेंज होगा अगले साल, लेकिन ये तो फिक्स है 21-22 का, तो ये आपको वास्तविक डाटा है। और 22-23 में अभी क्या देखे, 3.47 देखे थे। अगर भारत की बात कर लें 21-22 में कितना था, अभी जो इस वर्ष का भारत का है ये आपका 5.9% है जो अभी चल रहा है 23-24। तो 23-24 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 5.9%। लेकिन 21-22 के लिए अगर पूछे तो 6.7%। कितना? 6.7%। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात कर ले हम लोग बिहार का जीडीपी, जीएसडीपी की बात हुई है इसमें, तो जीएसडीपी अभी बिहार का है कितना? ये 2 मूल्य पर होता है, एक होता है वर्तमान मूल्य पर कितना है, वर्तमान मूल्य पर कितना है, और एक होता है स्थिर मूल्य पर कितना है, स्थिर मूल्य पर कितना है। तो ये स्थिर मूल्य कब का? तो 2011-12 का। 2011-12 को हम लोग क्या मानते हैं? आधार वर्ष मानते हैं, ठीक है। आधार वर्ष के हिसाब अगर निकालें तो वो होगा स्थिर मूल्य पर। अगर वर्तमान समय में चालू मूल्य पर निकाले जिसे वर्तमान मूल्य, जीएसडीपी जो हम लोग का है यानी जीडीपी, सीधे समझें कि ये एस फॉर स्टेट है, यानी बिहार का जीडीपी अभी कितना है? ये 6.75 है, 6.75 लाख करोड़। कितना? 6.75 लाख करोड़। ये आपका क्लियर हो गया। अगर बात कर लें कि स्थिर मूल्य पर कितना है, ये है आपका 4.28 करोड़ लाख करोड़, 4.28 लाख करोड़, यानी 4.25 लाख करोड़ हम लोग का स्थिर मूल्य पर जीडीपी है, और वर्तमान मूल्य पर 6.25 लाख करोड़। कितना? 6.25 लाख करोड़, इतना याद रखना। अब ये जीडीपी को, इस जीडीपी को बजट से कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों को लगता है कि जीडीपी और बजट कुछ अलग है ही नहीं, जीडीपी और बजट उन्हें एक जैसा लगता है। जीडीपी अलग है दोस्त और बजट अलग है। बजट जो है आपका वो अलग होता है, जीडीपी अलग। बजट 2023-24 के लिए हमारा कितना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस बार हम लोगों का जो बजट है बिहार का वो है आपका 2,61,885 करोड़। कितना? 2,61,885 करोड़। यानी बजट में क्या होता है, अगले वित्तीय वर्ष में हम क्या मतलब प्लानिंग किए हैं, कितना खर्च का प्लानिंग है, वही तो है बजट में। तो बजट में हम लोग यही ना देखते हैं वर्तमान वर्ष जो चल रहा है, इस वर्ष का हम लोग लेखा जोखा, तो अगले वर्ष हम लोग इतना रुपया खर्च करेंगे बिहार की तरक्की में, इसका नाम है बजट, और ये है 2,61,885 करोड़। लेकिन बिहार की जो जीडीपी है यानी बिहार की सीमा के अंदर टोटल वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का जो कुल मौद्रिक मूल्य होगा जिसे हम लोग जीडीपी कहते हैं, तो वो कितना है? 6.25 लाख करोड़। यानी यहाँ देख रहे हैं आप 2.5 लाख करोड़ के आसपास, यहाँ 6.25 लाख, तो जीएसडीपी 6.25 लाख करोड़ है। और ये बजट हम लोग का कितना है? 2,61,885 करोड़। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। राज्य स्तर पर मैंने दे दिया, बिहार का ये डाटा है आपका, और ये डाटा क्या है? भारत का है। और ये डाटा यहाँ से ध्यान रखेंगे 21-22 का है, और ये क्या है? 23-24 का है। तो डाटा थोड़ा सा डाटा का खेल करना पड़ेगा और थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। आप लोग पढ़े होंगे, रिवीजन हो रहा है आपका। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा है। 7 निश्चय बिहार सरकार का आकांक्षी योजना है, यानी अगले 5 वर्षों के लिए सरकार निर्धारित करती है कि हमारा 7 निश्चय है, इसे पूरा करेंगे। 7 निश्चय की शुरुआत अगर हम लोग यहाँ बात कर लें नीतीश कुमार जी का, ये नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय की शुरुआत 2015 से ही किए हैं। 2015 में 7 निश्चय 1 आया था, और ये कब से कब तक था? 2015 से 2020 के लिए। फिर 7 निश्चय 2 आया, और ये कब से है? 2020 से 2025 के लिए। तो 2025 तक के एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ देखिए नीतीश कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी पार्ट 1 जब लाए थे 2015 से 20 के लिए, तो ये था आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की नली गली, और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे पढ़ें। तो ये है आपका
पिछले वर्ष का। लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रहा है 20 से 25 के लिए, वो है आपको ये याद रखना है, आपको युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी पहला फोकस युवा पर याद रखना है। याद रखने के लिए इजी है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि पहला फोकस किस पर, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। फिर युवा के बाद किस पर, महिला पर, तो सशक्त महिला, सक्षम महिला। उसके बाद खेत पर, यानी युवा महिला जब काम हो गया तो युवा महिला को कहाँ ले गए, खेत पर। तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। जब युवा महिला खेत खलियान बन गया तो क्या बनेगा, गांव बनेगा, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। जब गांव समृद्ध होगा तो वो क्या बनेगा, शहर की तरह डेवलप बनेगा। तो गांव से पहले फिर चलेंगे कहाँ, शहर की ओर, और फिर कहेंगे स्वच्छ शहर, विकसित शहर। जब गांव बन गया, शहर बन गया, यानी युवा तैयार हो गया, महिलाएं तैयार हो गई, खेती होना शुरू हो गया, गांव बस गया, अब शहर बसावट हो गया, तो उसमें क्या होगा, सुलभ संपर्कता होगा। सभी एक दूसरे शहर को अच्छे से जोड़ दो, एक दूसरे से रोड कनेक्टिविटी वहां बहुत अच्छा होना चाहिए, रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो सुलभ संपर्कता यानी ये क्या है, कनेक्टिविटी। उसके बाद जब इतना सब चीज हो गया तो सुलभ संपर्क भी हो गया, रोड भी बन गया, तो क्यों ना स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी जाए। कोविड बहुत झेलते हैं हम लोग, है ना, तो हॉस्पिटल अच्छा बना लिया जाए, तभी बिहार की तरक्की होगी। तो याद रखना है, युवा पर फोकस है, महिला पर फोकस है, खेत पर फोकस है, गांव पर है, शहर पर है, फिर संपर्कता पर है और स्वास्थ्य पर है। तो याद रखना है, इनमें से जो नहीं होगा वही तो आपका आंसर सही होगा, जो नहीं होगा वही सही होगा, है ना। तो कौन हिस्सा नहीं है वही आपका सही है। तो सशक्त महिला, सक्षम महिला तो था भाई, हर खेत तक सिंचाई भी पहुंचाना है, सभी के लिए वायु मार्ग नहीं था भाई साहब, क्योंकि वायु मार्ग केवल उसमें कनेक्टिविटी लिखा है, तो कनेक्टिविटी में वहां मेन फोकस किससे होगा, सड़क से होगा, है ना। तो वायु मार्ग नहीं था। युवा शक्ति बिहार की प्रगति तो थी, आंसर क्या हो जाएगा, सभी के लिए वायु मार्ग। इसके अलावा अब पूछा गया आपको बिहार का 7 निश्चय योजना, तो और भी तो योजनाएं पूछी जा सकती है, किसने रोका है, बात चली है तो दिल्ली तक जाएगी, है ना। तो बात चली है तो दिल्ली तक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, है ना। तो चलिए, सीएम डिजिटल हेल्थ योजना जो 2022 में ही लॉन्च हुआ, कब से कब तक, 2022 से 27 तक ये चलने वाला है। इस डिजिटल हेल्थ योजना में क्या किया गया है कि डिजिटल माध्यम से डिजिटल जानकारी, सभी हॉस्पिटल के बारे में व्यक्ति डिजिटल हेल्थ नाम के ऐप पर जाएगा और उस ऐप पर बिहार के सभी हॉस्पिटल की जानकारी मिल जाएगी, कब कौन सा हॉस्पिटल खुला हुआ है, कब कौन सा हॉस्पिटल बंद है, कौन से डॉक्टर आए हुए हैं, कौन से डॉक्टर कब अब्सेंट रहने वाला है, इन सभी चीज़ों की जानकारी डिजिटल हेल्थ योजना यानी डिजिटल हेल्थ ऐप से मिल जाएगा आपको। किससे होगा, डिजिटल हेल्थ ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। इस योजना को कब से कब तक के लिए चलाया गया, 2027 के लिए। मिशन परिवर्तन ये जो योजना है ये मई 2023 में लाया गया, मई 2023 में शुरुआत किया गया और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं आपके। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि अगले 60 दिनों में, इनका मानना था कि अगले 60 दिनों में हॉस्पिटल को, सभी हॉस्पिटल जो बिहार के हैं तो सभी हॉस्पिटल को हम क्या बनाएंगे, पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल, यानी कोई भी पेशेंट के लिए वो हॉस्पिटल क्या होगा, सुविधाजनक होगा, उसे फ्रेंडशिप का माहौल दिखेगा। यानी हर हॉस्पिटल को पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाना है, यानी वहाँ सुविधाएं चप्पे चप्पे तक सुविधाएं जो होनी चाहिए लोगों के लिए सुलभ होना चाहिए, आसानी से लोगों को बेड मिल जाए, आसानी से लोगों को वेंटिलेटर मिल जाए, आसानी से लोगों का वहाँ नामांकन एडमिट हो जाए लोग, तो ये तरह था। अब नेक्स्ट योजना आपको ये ध्यान रखना है, मिशन परिवर्तन। परिवर्तन किसमें, हॉस्पिटल के मतलब रख रखाव में परिवर्तन करना है अगले 60 दिनों में, ठीक है। तो 60 दिनों में याद रखना है, ये 60 दिनों के लिए है। और डिजिटल हेल्थ योजना भी बिहार सरकार ने चलाई। निपुण बिहार योजना, निपुण बिहार योजना पहला से तीसरी कक्षा के लिए चलाया जाता है, पहला से तीसरी कक्षा के लिए। लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये बात रखना है किसके लिए है, पहली से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों में क्या, संख्यात्मक ज्ञान क्या होना चाहिए, संख्यात्मक एवं आधारभूत ज्ञान, जो उसको मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, आधारभूत और संख्यात्मक ज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए निपुण भारत योजना चला था, उसी का हिस्सा है निपुण बिहार योजना। लेकिन 2023-24 के बजट में, 2023-24 के बजट में इसको 1 से 3 तक था, इसको बढ़ा दिया गया है प्रथम से लेकर 5वीं कक्षा तक। कब तक, प्रथम से लेकर 5वीं कक्षा तक, प्रथम से लेकर 5वीं कक्षा तक इसे विस्तारित कर दिया गया है। इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाएगा पहली से 5वीं कक्षा तक चलेगी तो बिल्कुल आपका सही होगा, केवल और केवल कहाँ, बिहार में।
अगर नेक्स्ट अगर हम लोग प्रश्न देख लें यहाँ से अगर नेक्स्ट प्रश्न देखें तो ये आपका मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना है। आपको बिहार में एक नई समस्या, बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ बच्चे हृदय छेद वाले पैदा हो रहे हैं, यानी कुछ बच्चे अगर छेद हृदय वाले बच्चे हैं जिसका हृदय में जन्म से ही छेद है, उन बच्चों को निःशुल्क सुविधा यानी हृदय छेद के साथ जन्मे बच्चे को, हृदय छेद के साथ जो जन्म लिया है बच्चा, उसका जो स्वास्थ्य होगा वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। क्या होगा? निःशुल्क चिकित्सा सरकार कराएगी। निःशुल्क चिकित्सा उसको निःशुल्क होगा, उसका हेल्थ का इलाज होगा उसका। हृदय छेद वाले बच्चों का, हृदय छेद के साथ जो बच्चे पैदा हुए, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, ये नाम याद रखना है। नाम याद रखना है आपको फिर से कौन सा? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अगर उद्यम करना ही है तो क्यों ना अच्छे से करें, है ना। तो उद्यमी योजना की अगर बात कर लें, उद्यमी योजना जो बिहार में चलता है, दो योजना है, इसके तहत दो योजना है। उद्यमी योजना में एक युवा के लिए और एक क्या है, महिला के लिए है, महिलाओं के लिए, और एक किसके लिए है? युवाओं के लिए, युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। यहाँ दोनों को 10 लाख रुपये दिया जाता है। कितना? 10 लाख रुपया दिया जाता है सरकार के द्वारा। युवा को भी मिलेगा 10 लाख और महिला को भी मिलेगा 10 लाख। लेकिन महिला का जो दो हिस्सा है, युवाओं का जो 2 हिस्सा है, युवाओं का 5 लाख और इधर 5 लाख, इधर भी आएगा 5 लाख और इसका भी इधर आएगा कौन सा? 5 लाख। ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या खेल होने वाला है। ये 5 लाख है। अगर इसमें बात कर लें जो योजना के लाभुक होंगे, इधर भी 5 लाख आप कर लीजिए और इधर भी आपको क्या करना है? 5 लाख। अब इसमें क्या है कि ये दोनों जो 5 लाख है, इसका भी 5 लाख, महिलाओं का भी और पुरुष का भी 5 लाख, ये क्या है? अनुदान हो जाएगा। क्या होगा? अनुदान। अनुदान मतलब वापस नहीं करना है सरकार को। 10 लाख लेके आप योजना कीजिए, 5 लाख सरकार आपसे वापस नहीं लेगी, ये 5 लाख आपका हो गया। आप योजना मतलब बिजनेस आगे बढ़ाइए। अब जो बचा 5 लाख जो महिलाओं के लिए था, ये 0% टैक्स है, इस पर 0% ब्याज है। क्या है? इस पर ब्याज नहीं देना है, केवल 5 लाख रुपया वापस कर देगी महिलाएं, बहुत है। लेकिन पुरुष के लिए क्या है? 1% का ब्याज लगेगा भाई। कितना? 1% का आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना में 10 लाख रुपया दोनों को मिलता है। कितना? 10 लाख रुपया। युवाओं को 1% ब्याज के साथ 5 लाख वापस करना है, महिलाओं को 0% ब्याज के साथ केवल 5 लाख रुपया वापस कर देना है। लेकिन 5 लाख अनुदान दोनों को मिलता है। ये है आपका युवा उद्यमी योजना। बिहार के बच्चों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, बिहार के युवाओं और महिलाओं में मतलब क्या उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि बिहार जो है इंडस्ट्रियल एरिया में आगे बढ़ सके। ये आपका था, आंसर भी आपको दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में, कुछ लोग इसका जानते हुए भी गलत आंसर दिए थे एग्जाम में कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में सजाना है। बिहार के जिलों को दिया गया आपसे। आपको पता होना चाहिए कि पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम जो होता है, प्रति व्यक्ति आय, यही राष्ट्रीय आय की गणना का मूलभूत होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आय की जो हम गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? कुल जनसंख्या में, कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या में, देश की कुल आय में अगर कुल जनसंख्या को हम विभाजित कर देते हैं तो क्या निकलेगा? मेरा प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रति व्यक्ति आय। तो अब बिहार में अगर पूछा गया बिहार के जिलों के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय किस जिला का ज्यादा कम है, अब पूछा गया अवरोही। सबसे पहले इसको समझना है, अवरोही होता है घटते हुए क्रम और आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम। तो इसका हिंदी है आपको शुद्ध में जो बचपना वाला आप समझते हैं, जिसका नाम था घटते हुए क्रम। क्या? घटते हुए क्रम। तो घटते हुए क्रम का मतलब पहले कौन आएगा? कम नहीं, पहले क्या आएगा? सबसे ज्यादा। पहले सबसे ज्यादा वाला को लेंगे तभी तो घटता घटता आगे बढ़ेगा। तो घटते हुए क्रम में जाना है। तो इसके लिए हमें ध्यान में ये बात रखना है कि बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, सबसे ज्यादा कमाई कहाँ के लोग करते हैं? बिहार के किस जिले के लोग करते हैं? तो आपका पहला नाम आता है पटना का। किसका? पटना के लोग सबसे ज्यादा कमाई करते हैं बिहार में।
पटना के बाद कौन सा जिला आता है, तो वो आता है आपका बेगूसराय। कौन सा आता है, पटना के बाद बेगूसराय के लोगों की कमाई सबसे ज्यादा है अन्य जिलों से। अगर पर कैपिटा इनकम, ये तो सर्वाधिक वाला हो गया, और सबसे कम की अगर बात करें, सबसे कम आय कौन करता है, तो इसमें आएगा आपका शिवहर। कौन आएगा, शिवहर। तो शिवहर के बाद कौन ज्यादा करेगा, मतलब शिवहर सबसे कम कर लिया, इससे कम कौन करता है, शिवहर के बाद जो ज्यादा करता है वो कौन करता है, आपका अररिया करता है। कौन करता है, अररिया। तो ये इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ हमने इस तरह से लिख दिया, बेगूसराय, पटना क्या है, ज्यादा है, बेगूसराय कम है, शिवहर बहुत कम है, उससे थोड़ा ज्यादा कौन है, अररिया। आप ये नहीं समझिएगा यहाँ निशाना अलग लगाए, यहाँ निशाना अलग लगाए, निशाना अलग लगाने के पीछे निगाहें भी अलग है ना, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो यहाँ आइए प्रति व्यक्ति आय में, तो मैंने क्या बताया कि घटते क्रम में जाने के लिए सबसे बड़ा लेना है। अगर आपको इसमें से पटना कहीं नजर आए तो वहां सबसे ज्यादा क्या है, अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम। तो घटते घटते जाना है, तो घटते घटते जाने के लिए सबसे ज्यादा में आपको दिख रहा है कि पटना नहीं मिल रहा है, पटना नहीं मिल रहा है, तो सबसे कम में आइए। तो सबसे कम में अगर जाते हैं तो ये क्या अवरोही क्रम में है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में शिवहर यहाँ आता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन घटते क्रम में हमको लेना है, बढ़ते क्रम में तो लेना नहीं है। घटते हुए क्रम में आएंगे तो सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, सबसे लास्ट में आपका शिवहर आएगा। कौन आएगा, सबसे लास्ट में। तो इसमें से आपको सबसे लास्ट में कौन है, शिवहर है। शिवहर से पहले हमने क्या बताया, अररिया है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, यही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, शिवहर, अररिया, क्योंकि आपको बोला था अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में आपको पटना गायब कर दिया, आपको उलझाने का प्रयास किया। सबसे ज्यादा से शुरुआत अगर नहीं है तो सबसे अंत में कौन आएगा, शिवहर, क्योंकि शिवहर ये किशनगंज से पहले देखिए शिवहर दिया हुआ, ये तो कभी संभव ही नहीं है। आपको यहाँ दिया गया, फिर देख लीजिए यहाँ शिवहर दे दिया है, शिवहर तो सबसे कम है, सबसे कम है तो लास्ट में जाएगा। शिवहर आपका यहाँ सबसे पहले दे दिया है तो संभव ही नहीं है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आपका आंसर क्या होगा, जो सबसे कम है तो वो सबसे लास्ट में होगा भाई, घटते क्रम में। तो इसीलिए आपको यहाँ बीपीएससी उलझाने का प्रयास किया था। कुछ लोग जानते हुए भी गलत आंसर मारे थे, इसका आंसर केवल और केवल डी नंबर होगा। क्या होगा, डी नंबर। तो चलिए यहाँ से, तो ये पर कैपिटा इनकम आप लोगों ने देख लिया। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुल आय में, यानी कुल आय में क्या करना पड़ता है, कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो हम लोग का क्या निकल जाता है, प्रति व्यक्ति आय। क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय। तो अगर बात कर लें कि बिहार में प्रति व्यक्ति जो आय है, ये पटना और शिवहर, सबसे कम कौन, शिवहर, सबसे ज्यादा पटना। वजह आपका आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि पटना और शिवहर जो सबसे कम और ज्यादा वाला, इसके बीच इतना अंतर है कि पटना बराबर, अगर पटना के एक व्यक्ति की आय बराबर शिवहर के 7 व्यक्ति की आय है, कितना, शिवहर के 7 व्यक्ति कमाएगा तब आपका शिवहर है ये, तो शिवहर के 7 व्यक्ति कमाएंगे तब पटना के एक व्यक्ति के बराबर कमाई होगा, यानी शिवहर का गुना कर दीजिए 7 से, तब आपका पर कैपिटा इनकम में बराबरी कर पाएगा। तो कुल समग्र रूप में अगर देखना चाहें, ये तो आपका ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अगर समग्र रूप में देखें तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय है कितना, बिहार में प्रति व्यक्ति आय, PCI लिखते हैं हम डायरेक्ट, पर कैपिटा इनकम। बिहार में पर कैपिटा इनकम है आपका कितना रुपया है बिहार में पर कैपिटा, एक तो है आपका 34,200 के आसपास, 286 है, ठीक है। तीसरा है आपका 54,000, कितना है, 54,283। तो ये जो 54,283 रुपया है, ये क्या है आपका वर्तमान मूल्य पर, कितना है, किस पर, वर्तमान मूल्य पर। और ये क्या है, स्थिर मूल्य पर, किस पर है, स्थिर मूल्य पर, स्थिर, ये है आपका स्थिर मूल्य पर, ठीक है। यानी 34,000 के आसपास आपका क्या है, स्थिर मूल्य पर, और 54,000 के आसपास क्या है आपका वर्तमान मूल्य पर कैपिटा इनकम। यहां तक क्लियर हो गया। ये सभी फैक्ट आपका एडिशनल है। प्रश्न आपको एक पूछा जा रहा, हमने बताया था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निगाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है, और निशाना किस पर है, 69th के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम यहाँ है फाइनेंस मिनिस्ट्री, कौन सा है, FM ही लिखा गया था एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, कभी कभी इस तरह से भी फंसाता है। FN फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। क्या, वित्त मंत्रालय आपसे पूछा गया, वित्त मंत्रालय के द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, वर्तमान से बढ़ाकर। तो ये वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र को, बीमा क्षेत्र में जैसे आपका LIC क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये जो LIC है आपका, LIC है, ये क्या है, बीमा कंपनी है। अब LIC अगर अपने पास विदेशी
इन्वेस्टमेंट करवाएगा तो वो अगर एफडीआई कराना चाहता है तो बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई अधिकतम कितना हो सकता है। अब इसको पहले 49% था, 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 74% कर दिया है। कितना, 74% तक आप क्या कर सकते हैं, 74% तक एफडीआई कर सकती है बीमा कंपनियां। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 74%। कितना होगा, 74%। नेक्स्ट है आपका, हाँ आपको मैचिंग करने दिया। कई समितियों के बारे में आपको हमेशा पूछा जाता है, तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण समिति है, सब याद रखना है आपको। इनमें से अगर आप लोग एग्जाम हॉल में जाएं तो पहले ध्यान रखें, अगर देख के घबराना नहीं है, कोई एक भी अगर आपको पता है। अगर रंगराजन, अभी हमने बताया कई बार, ये रंगराजन गरीबी से संबंधित है। यही रंगराजन ने क्या किया था, NSSO जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को CSO सॉरी ये CSO होगा, CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको मिला के NSO कर दिया। क्या कर दिया गया, NSO। ये कब हुआ, ये घटना हुआ 2005 में। इसके लिए भी कौन सिफारिश किया था, रंगराजन समिति। कौन किया था, रंगराजन समिति। याद रखना है, रंगराजन समिति के ही सिफारिश पर हुआ था, और ये समिति 2002 में ही सिफारिश की थी और 2005 में ऐसा हुआ था। तो रंगराजन समिति गरीबी से भी संबंधित है। अब यहाँ आ जाइए, कुछ नहीं भी पता है तो आपको नरसिम्हन समिति अगर पता है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, तो क्या होगा, D का 4 होने वाला है। ABCD है ये, तो D का 4 आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, D का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो चलिए आगे बढ़िए। आगे ये सरकारी आयोग के बारे में किसको नहीं पता होगा, ये केंद्र राज्य से संबंधित है। यानी कि A का आपको 3 में जाना है, A का 3 यहाँ तो है और कहीं नहीं है। A का 3 अगर आपको पता था तो केवल और केवल यहीं से आपका आंसर मिल जाता। क्या होता है, यहीं से आपका आंसर मिल जाता अगर सरकारी आयोग भी आपको पता होता। C रंगराजन समिति किससे था, गरीबी से संबंधित। तो बचा हुआ पारेख समिति किससे हो जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग, यानी वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय संरचना के लिए पारेख समिति का गठन किया गया था। तो याद रखना आपको चारों को, मतलब सीक्वेंस में, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से, C रंगराजन समिति गरीबी से, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से। इसके बाद अगर आपको पूछे वाई के अलग समिति, तो ये अलग समिति अगर है तो अलग समिति भी आपका किससे है, गरीबी से है। गरीबी से कई समिति है, यानी 6 समिति का गठन हुआ है अभी तक गरीबी के बारे में, याद रखना है। गरीबी में आपका अगर आपसे पूछे तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति भी आपका क्या है, तेंदुलकर समिति का संबंध भी किससे है, गरीबी से। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, गरीबी से। आपका तेंदुलकर समिति भी किससे संबंधित है, गरीबी से संबंधित है। तो इस तरह से कई और समिति हैं, यानी 6 समिति का गठन अभी तक गरीबी से संबंधित हुआ है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। नेक्स्ट आप लोग चलें, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया, आम बजट में मिला दिया गया। पहले रेल बजट अलग जारी होता था और आम बजट अलग जारी होता था। थोड़ा सा हम लोग रेल की बात चलिए तो रेल को अच्छे से खेल लिया जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपका। ये जो रेल है आपका, तो रेल के बारे में जान लीजिए। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, अप्रैल में हुई थी, शायद 17 अप्रैल है ना, 16 अप्रैल कहीं लिखा मिलेगा। 17 अप्रैल 1853 ईस्वी में कौन किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और ये डलहौजी साहब को हम लोग आधुनिकता का जनक कहते हैं, भारत में आधुनिकता का जनक। इसका जो कार्यकाल है 1848 से 1856 ईस्वी तक कार्यकाल है। इन्होंने भारत में डाक तार व्यवस्था, PDS सिस्टम, उसके बाद ये क्या है आपका, लॉर्ड डलहौजी ने PW सिस्टम, PWD का भी सिस्टम इसी ने लॉन्च किया था। डाक तार व्यवस्था का लॉन्च किया। रेल की शुरुआत किसने की, डलहौजी। अब रेल की बात चलिए तो रेल बजट और आम बजट, यही ना पूछा गया, रेल बजट प्लस आम बजट। आम बजट को एक किया गया यानी मिला दिया गया। तो ये 2017 में घटना घटित हुई, और 2017 में किस कमेटी पर, यह भी याद रखना आपको, विवेक देबरॉय कमेटी, विवेक देबरॉय समिति था। विवेक देबरॉय कमेटी के सिफारिश पर, विवेक देबरॉय समिति था, इसकी सिफारिश पर क्या हुआ, रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। अगर आपसे पहले बात करें तो रेल बजट को आम बजट से अलग कौन किया था, रेल बजट को, रेल और आम बजट को अलग कब हुआ था भाई, पहले तो एक साथ ही था। बजट अलग कब हुआ था, तो अलग के बारे में याद रखना 1921 में, 1921 ईस्वी में नाम था इसका एकवर्थ समिति। तो अब याद कैसे रहे कि ये सब कौन एकवर्थ होगा, कौन विवेक देबरॉय होगा। तो याद ये रखना है कि नाम इसमें एक है, करना था इसको एक, लेकिन कर दिया क्या, अलग। ये एक
एक वर्ष जी एक को अलग कर दिए और विवेक को विवेक आया और वो फिर से एक कर दिए, है ना। तो जिसका नाम में एक है वो अलग कर रहा है और जिसका नाम में विवेक है वो फिर से एक कर रहा है। क्या कर रहा है? एक कर रहा है। तो याद इसी तरह रखना है कि रेल बजट को किसने एक कर दिया, तो विवेक से रेल बजट को एक कर दिया विवेक देबरॉय ने, और रेल बजट को आम बजट से उसने कर दिया जिसके नाम में ही एक करने का नाम था। ठीक है, तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया एक वर्ष समिति ने और शामिल कर दिया, दोनों को मिला दिया 2017 में। यह आपका विवेक देबरॉय। इंपॉर्टेंट चीज है किसान रेल। भारत में किसान रेल चल रहा है, तो किसान रेल ये एक तरह का ब्लॉक, ये क्या है, कोल्ड चेन सिस्टम का हिस्सा है। तो किसान रेल जो पहला था, पहला किसान रेल बिहार से संबंधित है। ये महाराष्ट्र के देवलाली से चला था और ये दानापुर तक आया था। कहाँ तक? दानापुर तक के लिए चला था। ये दानापुर कहाँ है? बिहार में है। तो देवलाली से दानापुर तक पहला रेल चला था जिसका नाम किसान रेल है। कौन सा? किसान रेल पहला कहाँ से कहाँ तक चला था? देवलाली से दानापुर तक। तो ये था आपका रेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, है ना। तो आम बजट में कब मिला दिया गया? 2017 में। तो आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर। 2017 में विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश के आधार पर क्या किया है? रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 2015 में क्या हुआ था? 2015 में आपका नीति आयोग का गठन हुआ था। क्या हुआ था? नीति आयोग। आगे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। यहां तक क्लियर हो गया? ये आपका रेल ही था, है ना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री एक है प्रधानमंत्री सम्मान योजना, पीएम सम्मान योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना। ये जो पीएम किसान सम्मान योजना है, इस योजना को लॉन्च किया गया है दिसंबर 2018 में। कब? दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत पहले तो नियम था कि 5 एकड़ वाले जमीन तक के लोगों को मिलेगा, लेकिन अब इसमें सभी किसान शामिल हैं। किसने? सभी किसान। जिस व्यक्ति के पास भी खेती किसानी का जमीन है, 1 धूर भी हो चाहे 1 करोड़ धूर हो, ठीक है, सबको सरकार देती है सहायता राशि 2000 रुपये करके 3 किस्त, 2000 करके 3 किस्त, यानी प्रति वर्ष 6000 रुपये। कितना? 6000 रुपया प्रति साल, प्रति वर्ष आपको 6000 रुपया सरकार देती है, जिसका नाम है पीएम किसान सम्मान योजना। कौन सा? लेकिन यहाँ है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ध्यान रखना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये तो एक सहायता योजना है। क्या है? सहायता योजना। ये इसको जब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये फ्री में सरकार बांट रही है सभी किसान को। ये तो आपका क्या है, सरकार सम्मान के लिए देती है। लेकिन निधि की बात करें तो ये निधि एक तरह का बीमा योजना है। क्या है? इंश्योरेंस है। इसमें आपको पहले पैसा जमा करना पड़ेगा तब फिर आपको मिलेगा। यह किसान सम्मान निधि योजना कब आया? ये आया था आपका फरवरी 2019 में। कब आया था? फरवरी 2019 में इस योजना को लाया गया है, यानी उसके ठीक 2 मंथ बाद लाया गया है। ये फरवरी में लाया गया और इसमें कहा गया कि इसमें प्रत्येक किसान जो 18 से 40 साल के वर्ग के हैं, 18 से 40 वर्ष की आयु वाले कोई भी किसान हमारे बैंक में अपना ये खाता खोल ले सम्मान निधि योजना वाला, और कुछ कुछ पैसा जमा करते रहे। जब 60 वर्ष उसका उम्र हो जाएगा तो 60 वर्ष के बाद पेंशन देंगे हम। कितना देंगे पेंशन भाई? तो 3000 रुपये प्रति माह। कितना? 3000 रुपया प्रति महीना आपको पेंशन दिया जाएगा। 3000 रुपया प्रति महीना, तो 60 वर्ष के बाद दिया जाएगा। तो यही आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और इसी तरह का एक चलाया गया था कर्मयोगी योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना। वो भी सेम है। कर्मयोगी योजना का भी प्रावधान इसी तरह का है और किसान सम्मान निधि का भी प्रावधान इसी तरह का है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 2019 को। याद रखना है। किसान सम्मान योजना आपका कब तक? तो ये है आपका दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि अब आप यहां देख लें, कल से आप लोगों का क्या स्टार्ट होने वाला है। पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स रिवीजन जो हम लोग करने वाले हैं, डेली आपका आएगा। डेली करंट अब रुक चुका है, उसके जगह पर वार्षिकांक आपका आ रहा है। और पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर जो 69th बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 69th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वार्षिक जो करंट होगा उसको हम लोग चैप्टर वाइज बांट दिए हैं। आप लोग पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लिए होंगे। आपका एग्जाम की तैयारी जो है अंतिम चरण पे है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने चैप्टर क्या क्या बांटा है। चैप्टर हमने बांट रखा है आपके लिए कि चैप्टर जो आपका बांट रखा है मैंने, आर्थिकी 1 दिन में कर लेंगे, दूसरा दिन रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित जितना करंट अफेयर्स है 1 साल का वो देख लेंगे, पर्यावरण से संबंधित जितना घटनाक्रम है वो 1 दिन में देख लेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण। इस करंट अफेयर श्रृंखला का विशेषता यह होगा कि बीपीएससी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल नहीं लाया जाएगा, थ्योरी लाया जाएगा, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। अगर बजट हमें पढ़ाना होगा तो हम पहले पूरा बजट पढ़ाएंगे, उसके बाद
कुछ प्रश्नों को लाकर आपका प्रैक्टिस भी करा देंगे और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, इसीलिए यहाँ प्रश्न कम होगा, थ्योरी ज्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कहीं का नहीं होने वाला है, क्वेश्चन आपको कथन कारण जैसे शब्द भी आने लगे हैं। तो इसीलिए आपको थ्योरी पर पकड़ बढ़ाना है, क्योंकि थ्योरी आपको एक ही चीज में अब डीप नॉलेज चाहिए आपको। तो इसीलिए आपका रिवीजन, क्विक रिवीजन कराने के लिए हम लाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बांटकर आपका करंट अफेयर्स, जो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही होगा इसमें। तो आप लोग जरूर जुड़ेंगे। आप सभी लोगों से ये अनुरोध है, आप एग्जाम टाइम में इसे स्पीड बढ़ा के बार बार रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। 10 से 12 दिन का ये क्लास होगा, 12 दिवसीय रिवीजन क्लास श्रृंखला होगा, ये 12 दिन में पूरा करंट देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक बिहार के अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं? आप देखिए बीपीएससी थिंकिंग पर प्रश्न कह रहा है, क्या अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थित है? अच्छा, स्थित लिखा गया है, इसको आप लोग स्थिर कर लेंगे। क्या करेंगे? ये स्थिर है, मिस टाइपिंग हुआ है, ये स्थित नहीं होकर के स्थिर है। तो क्या बिहार का अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में है? बिल्कुल भी नहीं, बिहार की अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में नहीं है सर। बिहार की अर्थव्यवस्था तो लगातार बढ़ती जा रही है, आपको पता है ना। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, ये तो बिल्कुल गलत है। विकास दर अभी हम लोगों ने क्या देखा, जीएसडीपी जो ग्रोथ रेट है हमारा, जीएसडीपी ग्रोथ रेट 2000 जो हम लोग 23-24 के लिए पढ़ रहे हैं सर, ये 23-24 के लिए तो हमारा जीएसडीपी ग्रोथ 15.24% है, यानी लगभग हम लोग कितना 15.25% के रफ्तार से बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2.5%, ये बिल्कुल गलत बात है, हम लोग दाहिने अंक से बढ़ रहे हैं। जब पूरे देश का जीडीपी -7.5 में चल रहा था 2020-21 में, जब 2020-21 में पूरा जीडीपी देश का -7.5 में चल रहा था, उस समय भी बिहार की जीडीपी 2.5% से तेजी से बढ़ रहा था। इसमें कैसे कह सकते हैं कि हम लोग कम विकास दर हासिल कर रहे हैं? बिहार अभी ज्यादा विकास दर हासिल करने वाले राज्यों में गिना जाता है। तो अर्थव्यवस्था यहाँ का क्या, व्यावसायिक ढांचा यहाँ स्थिर नहीं है, वो विकासशील है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। बात तो यह है कि हम उत्पादन ही नहीं करते। प्राथमिक वस्तु का मतलब हो जाता है कि हम लोग किसी का पार्ट्स का निर्माण करते हैं। मान ली कार बनाना है तो हम लोग पहिया निर्माण कर लिए, छोटा सा उसका आईना निर्माण कर लिए, कभी उसका धुरी निर्माण कर लिए, यानी छोटे छोटे चीज़ों का निर्माण कर लिए जिसका असेंबलिंग किसी दूसरे राज्य में होता है। भाई साहब, हमें तो कुछ निर्माण करना ही नहीं आता, यानी हम लोग वस्तुएं उत्पादन ही नहीं करते हैं। जो उत्पादन करते हैं या तो कृषि के लिए करते हैं या फिर हम तैयार माल उत्पादन करते हैं, मधुबनी पेंटिंग करते हैं, कभी मंजूषा शैली से कुछ बना लेते हैं। तो ये सभी चीज़ हमारे यहाँ उद्योग बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है उद्योग के क्षेत्र में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। प्राथमिक वस्तु मतलब आप ये मत समझिएगा कृषि उत्पाद, ये प्राथमिक क्षेत्रक नहीं पूछा गया है, प्राथमिक वस्तु पूछा गया, यानी औद्योगिक क्षेत्र में जो प्राथमिक वस्तुएं होती है जिसे हम लोग पार्ट्स का निर्माण करते हैं, अलग अलग चीजों को पार्ट्स का जो निर्माण होता है। मान लीजिए मोबाइल बनाना तो हमारे यहाँ चिप्स का निर्माण हो, लेकिन मोबाइल कहीं और बने उसमें चिप्स लगा दिया जाए, इसे कहते हैं प्राथमिक पार्ट्स। तो ये भी हमारे यहाँ नहीं है भाई साहब। तो आपको क्या बोला, कौन एक बिहार के अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? सही तो ये भी नहीं है, सही आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक तो सही कैसे हो सकता है? उपयुक्त में से कोई सही नहीं है साहब, इसीलिए ई नंबर होगा। क्या होगा? इसीलिए ई नंबर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था गतिशील है, स्थिर नहीं है। अर्थव्यवस्था 2.5 नहीं 10+ % से जा रहा है। यहाँ से अगर आपको बताएं हम 2021-22 में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2.98% है। 2022-23 में अगर देखें ये आपका 10.64% है। वहीं अगर 23-24 की बात कर लें, 23-24 जो हमारा अनुमान है वो 15.24% के आसपास है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था 2.5 के रफ्तार से और विकास दर में कम है? विकास दर में हम बहुत आगे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझना है। नेक्स्ट हम लोग चलें। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? 15वें वित्त आयोग में 4 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष हैं NK सिंह जी। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? NK सिंह है। कौन है? NK सिंह है। इस वित्त आयोग के बारे में याद रखेंगे कि इस वित्त आयोग ने सिफारिश किया है कि केंद्र के कर में, केंद्रीय करों में राज्यों की जो हिस्सेदारी होगी, केंद्रीय करों में जो राज्यों की हिस्सेदारी होगी, इस हिस्सेदारी का कितना % होगा? ये केंद्रीय करों में राज्यों का जो हिस्सा होगा वो हिस्सा कितना होगा? 42%। लेकिन फिलहाल 41% देय होगा। और 1% कहाँ जाएगा भाई? इसके बीच का जो 1% होगा ना, वो जम्मू और कश्मीर को दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक नया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विकास किया जा रहा है। आप सभी लोगों के हिस्से से 1-1% काट के किसको दिया जा रहा है? जम्मू कश्मीर
केंद्र को दिया जा रहा है। तो 42% आपका हिस्सा बनता है सभी राज्य का केंद्र के कर में। 42% हिस्सा देने की सिफारिश कौन किया? 15वें वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। अब आपको पूछा गया कौन उसके सदस्य नहीं है। सदस्य को अगर आप यहां से देखना चाहते हैं, यहां आपको दिख रहा है NK सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ है। ये आपके NK सिंह हैं। इसके जो सचिव है अरविंद मेहता हैं। इसके सदस्यों में कौन शामिल है? शक्तिकांत दास। ये आपका RBI गवर्नर भी है शक्तिकांत दास, याद रखना। ये 25वें गवर्नर हैं, इसलिए भी याद रखना है। अनूप सिंह जी आपके सदस्य हैं। सदस्य में अशोक लाहिरी जी हैं। सदस्य में रमेश चंद्र हैं। अगर यहाँ आप देखें ध्यान से, ऑप्शन में आपको अशोक कुमार लाहिरी तो मिल गया भाई, अजय नारायण झा नहीं मिला। अगर बात करें रमेश चंद्र झा तो मिले, रमेश चंद्र जी मिल गए, अशोक जी मिल गए, लेकिन सुदीप्तो जी नहीं मिले, सुदीप्तो मंडल और अजय नारायण झा नहीं मिले। इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन है यहाँ आपका। क्या यहाँ आपका अजय नारायण झा शायद इसके जगह पर आ गए हैं क्या? अजय नारायण झा, शक्तिकांत दास अब RBI गवर्नर हैं, तो अजय नारायण झा, इसीलिए आपका आंसर शायद ये लिया गया है। आपका आंसर लिया गया सुदीप्तो मंडल। कौन? सुदीप्तो मंडल इसके सदस्य नहीं है, तो बी नंबर आपका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर को आप टिक मारेंगे यहाँ पर, तो बी नंबर आपका आंसर होगा सुदीप्तो मंडल। 15वें वित्त आयोग के बारे में जान लिए, NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। आर्थिक विकास का सबसे उच्च अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? विकास अच्छा है या नहीं पहले भी हमने बताया, ये प्रति व्यक्ति आय से पता चलेगा। किससे होगा? तो प्रति व्यक्ति आय को देखकर हम लोग पता लगाएंगे कि विकास का संबंध, विकास जो है किसी राज्य का या देश का विकास अच्छा है या नहीं, वहां के प्रति व्यक्ति आय को निकाल कर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अब यही है, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? वर्तमान मूल्य पर हम लोगों ने देखा GSDP जो था आपका बिहार का जो GSDP था आपका कितना था? मैंने बताया आपको 6.75% है, 6.75 लाख करोड़, और 4.2 लाख करोड़ था, 28 लाख करोड़ क्या था? GSDP था बिहार का। अगर इसमें से बात कर लें कि प्रति व्यक्ति आय, तो अभी हम लोगों ने बताया कितना? 55,383, और इधर क्या देखे थे? 34,000 लगभग, 34,000 के आसपास देखे थे, तो 34,000 अप्रोक्सीमेटली जाएगा आपका। तो 34,000 और 55,000 याद रखना है। ये था आपका स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य पर कैपिटा इनकम। आगे आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का गणना तो तभी होगा ना जब देश के सभी लोगों के आय का हमें आंकड़ा उपलब्ध हो। आंकड़ा तो तब खराब हो जाता है, अल्प रोजगार, मान लीजिए जो रोजगार में चाहे वो अल्प में है तो उसका आंकड़ा मिल सकता है। मुद्रास्फीति भी एक निर्धारक कारक होता है, लेकिन बचत की निम्न स्तर पर भी हम लोग, क्योंकि आय का जो गणना होता है, राष्ट्रीय आय का जो गणना करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय की गणना में हम लोग 3 तरह का टूल्स उपयोग करते हैं। एक उत्पादन गणना विधि, एक आय गणना विधि, और एक क्या होता है? व्यय गणना विधि। तो 3 विधि से हम लोग आय की जानकारी लेते हैं। आय का मापन 3 विधि से करते हैं, लेकिन इसमें जो असंगठित क्षेत्र होता है, जो मजदूरी दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनके आय का आंकड़ा नहीं मिल पाता है, क्योंकि कब उसको दिहाड़ी पर काम मिलता है, कब नहीं मिलता है, इसका कोई डाटा आपके पास नहीं है। साथ ही आपको ये पता नहीं चलता कि उसको कब कितना मजदूरी मिलेगा। सप्ताह में 3 दिन कभी बेचारा बेरोजगार भी रहता है, कभी सप्ताह में 7 दिन काम करता है। तो इसीलिए इस असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उनके लिए हमारे पास आय का आंकड़ा सही से उपलब्ध नहीं हो पाता है, और यही आय यानी राष्ट्रीय आय की गणना में यही सबसे बड़ा बाधक हो जाता है, जिससे हम लोग राष्ट्रीय आय का सटीक आंकड़ा नहीं पता कर पाते हैं कि देश का राष्ट्रीय आय क्या है। ये असंगठित क्षेत्र के होते हैं। इसमें आप याद रखेंगे दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर इसमें आएगा। क्या आएगा? दिहाड़ी पर जो काम करता है वो मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जितने हैं वे सभी इसमें आ जाएंगे। प्रतिदिन जो मजदूरी पर काम करता है वो दिहाड़ी मजदूर है, वही असंगठित क्षेत्र के मजदूर है ना। तो इन सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को प्रयास करने के लिए आर्थिक सुधार का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो भारत में आर्थिक सुधार की शुरुआत अगर मानते हैं, आर्थिक सुधार वैसे तो सुधार सब दिन होता है, लेकिन व्यापक स्तर पर जब आर्थिक सुधार की बात आई, ये 1991 ईस्वी में हुआ, जब हम लोगों ने LPG को अपनाया। किसको? LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी इसमें क्या किए हम लोग? निजीकरण, वैश्वीकरण और इसमें क्या कर दिए? उदारीकरण। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की संकल्पना 1991 में लाया गया। तब उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? उस समय वित्त मंत्री थे, जब हम लोग क्राइसिस में गुजर रहे थे, उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। और उसमें प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव था। कौन सा? नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव।
तो ये नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल में वित्त मंत्री RBI गवर्नर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय संभालने दिया गया और उनसे कहा गया कि आपको अर्थव्यवस्था संभालने के लिए क्या करना है, इसके लिए हमें सिफारिश कीजिए। तो इन्होंने अपने पूरी लगन के साथ मेहनत किया और क्या किया, व्यापक आर्थिक बदलाव लाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक सुधार कहते हैं। आर्थिक सुधार जो कि लागू कब हुआ, 1991 में शुरुआत हो गया। तो मनमोहन सिंह को ही हम लोग आर्थिक सुधार का जनक कहते हैं। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गया। तो भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को सुधारने में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत का आर्थिक सुधार का जनक कौन है, तो वो है मनमोहन सिंह। कौन है? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी हम लोगों ने देखा MSP। तो MSP जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब से, किसके द्वारा जारी किया जाता है? CACP के द्वारा। मैंने बताया आपको, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये क्या होता है? लागत एवं मूल्य आयोग। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा क्या जारी किया जाता है? यही है आपका CACP। कौन सा है? CACP, यही जारी करता है। हमने बताया था कि CACP का गठन 1965 में हुआ था कृषि मूल्य आयोग के रूप में। 1985 में इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम क्या हो गया? नाम हो गया आपका CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या है इसका? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यही तो लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। नाबार्ड के बारे में 1982 में नाबार्ड का गठन होता है। वित्त आयोग के बारे में आप जानते हैं, वित्त आयोग का जो गठन होता है, ये 15वां वित्त आयोग जो था आपका, 15वें वित्त आयोग का कौन था? NK सिंह अध्यक्ष हैं, NK सिंह। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए ये गठन होता है। कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? अभी नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर आपके कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये सब चीज आप लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से कौन एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित, यानी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सहायक होगा? मेक इन इंडिया, ये तो है ही मेक इन इंडिया। आइए भारत में बनाइए, तो मेक इन इंडिया ये उद्योग को बढ़ावा देगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी उद्योग को बढ़ावा देगा। स्टार्टअप इंडिया, ये भी उद्योग को बढ़ावा देगा। आइए हमारे यहाँ उद्योग धंधा स्टार्ट कीजिए, तो स्टार्टअप इंडिया। लेकिन डिजिटल इंडिया जो है, डिजिटल इंडिया ये आपका औद्योगिक को प्रोत्साहन नहीं देता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया जब लाया गया था भारत में, तो इस डिजिटल इंडिया का उद्देश्य उद्योग को बढ़ावा न देकर सरकारी कामकाज जितने हैं उन सभी चीजों का डिजिटाइजेशन करना था। तो सरकारी कार्यों को क्या करना था? सरकारी दस्तावेजों का क्या करना था? सरकारी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करना था। क्या करना था? डिजिटलीकरण करना था। क्या करना था? डिजिटलीकरण। तो ये था आपका, तो ये आपका उद्योग से संबंधित नहीं है, इसीलिए आंसर क्या होगा? डिजिटल इंडिया। ठीक है, आगे आप थोड़ा सा आप लोग जान लिए MSME के बारे में पूछा गया है प्रश्न। तो MSME के बारे में इतना ध्यान रखना है। तो MSME एक्ट हमारे यहाँ का, यानी मिनिमम, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग होता है। अगर MSME की बात करें तो इसके लिए पहली बार एक्ट कब लाया गया था? 2006 में। भारत सरकार इन छोटे छोटे उद्योगों पर ध्यान कब दिया? 2006 में। आगे बढ़कर 2020 में इस पर संशोधन हुआ। जून 2020 में इसमें क्या हुआ? संशोधित परिभाषाएं दी गई। उसी परिभाषा को हमें थोड़ा सा देखना है। संशोधित परिभाषा दिया गया, इस परिभाषा के तहत हम लोग देखेंगे, यानी सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो किसको कहेंगे सूक्ष्म उद्योग और किसको कहेंगे लघु, किसको कहेंगे मध्यम? तो अगर इसमें दो तरह से बांटा गया, एक निवेश के आधार पर, एक टोटल टर्नओवर के आधार पर। किसको? टर्नओवर के आधार पर। तो याद रखना है, आज आपको याद रहेगा, पहले से आपको याद नहीं रहता होगा। आज देखें कैसे इसे याद रखना है। याद इस तरह से रखना है कि किसे हम लोग सूक्ष्म कहेंगे, किसे लघु कहेंगे और किसे मध्यम कहेंगे। तो यहाँ आपको इस तरह से याद रखना है कि निवेश के आधार पर सूक्ष्म कौन होगा? जहां 1 करोड़ तक, यहां याद रखना है 1 करोड़ तक, अगर 1 करोड़ रुपया तक अगर निवेश है किसी उद्योग में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सूक्ष्म उद्योग। अगर थोड़ा सा बड़ा है, यानी वो 5 करोड़ तक, सॉरी ये कितना है? 10 करोड़ तक। कितना करोड़ का? 10 करोड़ तक अगर पहुंचता है, ये 10 करोड़ तक अगर हो जाता है, 10 करोड़ तक, तो ये हो जाएगा आपका लघु उद्योग। लेकिन अगर निवेश 50 करोड़ तक लेकर के जाता है एक इंडस्ट्री वाले, तो वो आपका क्या हो जाएगा? मध्यम उद्योग। लेकिन टर्नओवर यानी टोटल कंपनी का जो कारोबार है, वो कारोबार कितना होगा? ये 5 करोड़ तक अगर चला जाए तो भी ये सूक्ष्म होगा। कितना? 5 करोड़ तक। हमेशा आपको तक लगाना है, यानी इससे कम, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 5 करोड़ हो गया और ये कितना होगा? 50 करोड़। कितना होगा? 50 करोड़। अब याद कैसे रहेगा भाई इतना डाटा? तो ये होगा 250 करोड़। आप सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे रखा जाएगा। हाँ, याद रखा जा सकता है। थोड़ा सा अगर ध्यान दौड़ा रहे हैं
आप अगर मेरी बातों पर ध्यान रखे हैं, यहाँ हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 10 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 50 लिखा है। यानी पहले से सूक्ष्म को लघु तक जाने के लिए गुना 10 कर दीजिए, 1 से गुना 10 कितना होगा 10, और यहाँ से कर दीजिए 5 से गुना, तो ये 5 हो गया, और यहाँ से फिर कर दीजिए 5 से गुना। यहाँ से 5 से गुना होने का मतलब है कि 5 से गुना कीजिए 2,500 आ गया, 10 से 5 गुना किए तो 50 आ गया, 1 से 5 गुना किए तो 5 आ गया। यानी ऊपर से नीचे आना हो, यानी निवेश की तुलना में टर्नओवर 5 गुना होगा। कितना होगा, निवेश की तुलना में टर्नओवर 5 गुना होगा। तो आपको केवल निवेश याद रखना है, तो पहला दूसरा तीसरा में 10 गुना 5 गुना 5, यानी आपको फॉर्मूला याद रखना है 10 गुना 5 गुना 10 गुना 5, और इसके नीचे इस तरह से आप फॉर्मूला लिखेंगे 10 गुना 5 10 गुना 5, और यहाँ आके गुना फिर 5 करेंगे। क्या करेंगे, 10 गुना 5 गुना 5 का ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो 10 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यही आएगा आपका, क्या होगा, तो वो होगा MSME। अब आ जाइए नीति आयोग। नीति आयोग हम लोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाए। ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसके अभी उपाध्यक्ष कौन है ये याद रखना है। उपाध्यक्ष जो है इसका है वो आपका सुमन बेरी है। कौन है, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग का जो अभी CEO है BVR सुब्रमण्यम है। कौन है, BVR सुब्रमण्यम। कौन है, BVR सुब्रमण्यम आपके CEO हैं नीति आयोग के। अब आ गया मौद्रिक नीति, थोड़ा याद रखना अभी का जो ये प्रत्येक 2 मंथ में जारी होता है, याद रखना है आपका प्रत्येक 2 मंथ, ये लास्ट है आपका, प्रत्येक 2 मंथ में जारी होता है, 2 माह में जारी होता है। कौन जारी करता है, RBI जारी करती है प्रत्येक मंथ में, यानी मुद्रा के परिचालन पर नियंत्रण रखने के लिए। इसके द्वारा क्या क्या याद रखना है आपको, CRR अभी कितना है 4.5%, CRR 4.5%। रेपो रेट कितना है, रेपो रेट अगर आपसे पूछे तो रेपो रेट कितना है अभी, तो रेपो रेट आपका 6.5%। कितना है, 6.5%। अगर आपसे पूछे रिवर्स रेपो रेट अभी कितना है, तो रिवर्स रेपो रेट आपका कितना होगा 3.35%। कंसेप्ट आपको अभी बताना संभव नहीं है, तो आप लोग रिवीजन करें रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद अगर बैंक रेट आपको पूछे तो बैंक रेट अभी कितना है, जिस रेट पर बैंकों को ब्याज देती है RBI, तो वो है आपका 6.75%। कितना, 6.75%। यहाँ भी बैंकों को ब्याज देती है, यहाँ भी सरकार RBI बैंकों को ब्याज देती है। इसमें फर्क बस इतना है, ये अल्पकालिक होता है, ये क्या होता है, अल्पकालिक होता है, और ये क्या होता है, दीर्घकालिक होता है। क्या होता है, दीर्घकालिक। तो ये आपका बैंक रेट हो गया। अगर इसमें SLR आपसे पूछे, SLR जो होता है सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपका कितना है 18%। कितना है, 18% है आपका। तो ये याद रखना है कम से कम। CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट आपको हमेशा याद रखना है। अभी ये अपडेट है, इसीलिए आपको नया ढूंढने की जरूरत नहीं है, या आपको कई बार BPSC में पूछा जा चुका है, इसीलिए मुझे लगा कि बता देना चाहिए। शायद अब यहीं तक था आज का। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है। टोटल इसके लिए जो सरकार रखी है 19,744 करोड़ रुपया, 19,744 करोड़ रुपये से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें, यानी जल से अगर हाइड्रोजन की प्राप्ति हो जाए, जल से हाइड्रोजन की प्राप्ति अगर करना सीख जाए हम, जल से हाइड्रोजन की प्राप्ति होगी, हाइड्रोजन की प्राप्ति, तो वही हमारा क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन होगा। ये हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, जिसमें हमारा 2030 तक लक्ष्य है। पंचामृत घोषणा आपको याद होगा, पंचामृत घोषणा जो 2030 तक का है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग को क्या करना है, 50% ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति किससे करना है, रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। 2030 तक हमें कितना 1 अरब टन का जो कार्बन उत्सर्जन कम करना है, वो भी पंचामृत घोषणा का ही हिस्सा है। पंचामृत घोषणा का हिस्सा है 2030 तक हमें 45% कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता भी कमी करना है। 2047 तक हमें नेट जीरो उत्पादन में भी आना है, तो वो सभी पंचामृत घोषणा था। तो ग्रीन हाइड्रोजन के तहत क्या करना है, जल से हाइड्रोजन की प्राप्ति, यानी H2O से हम लोग H2 और O को अलग कर लें O2 को, तो यहाँ यही H2 हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और ये किस प्रोसेस से होगा, ये प्रोसेस का नाम है आपका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, इसी के माध्यम से ये किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन
तैयार किया जाता है जल से। तो भारत जल से ही घिरा हुआ, आपको पता होगा कि भारत के तीनों तरफ जल ही जल है। तो जल से घिरा हुआ देश में हाइड्रोजन ईंधन से हम लोग समृद्ध होने वाले हैं, ये था हमारा सरकार का लक्ष्य। तो इतने चीज़ों को आप लोगों ने देखा। अब ये बात याद रखना है आपको, श्रेय आईएएस 69वीं बीपीएससी पीटी के लिए फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल नए पैटर्न पर 4 विकल्प के साथ आपके लिए लाया है। और ये डेट है आपका 17 सितंबर और 21 सितंबर, आना ना भूलें, बिल्कुल निःशुल्क है। 10:30 बजे आपको यहाँ आना है। तब तक के लिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।